हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट के तहत क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का हम लोग आज 6th लेक्चर आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, 9-10 से हम लोगों ने जितनी चीजें मिस करी थी या वहां पे पढ़नी थी उन चीजों को एक बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर हमने ग्रुप वाइज 8A ग्रुप को अच्छे से डिस्कस किया है, 7A, 6A, 5A, 4A, इस तरीके से हम लोग ग्रुप वाइज कुछ कुछ एलिमेंट्स जो हम लोगों को पढ़ने थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको कार्बन के बारे में पढ़ाया था, बहुत सारी चीजें, ग्रेफाइट और डायमंड खास करके हमने बोला था कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं जिसमें ग्रेफाइट और डायमंड दो सबसे इंपॉर्टेंट और 3 इनफैक्ट और एक फुलरेंस। ठीक है, फुलरेंस की कहानी कॉम्प्लिकेटेड है, फुलरेंस इजी नहीं है, बट आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा दिया हुआ है एक स्टोरी फुलरेंस के बारे में, थोड़ा बहुत उसमें जानना है। तो जैसे उसमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, 5 और 6 मेंबर रिंग की संख्या और स्ट्रक्चर, बस यही और ज्यादा कुछ नहीं। तो थोड़ा सा फुलरेंस के बारे में आपको है तो उसको हम लोगों को जानना था, इसीलिए हमने आपको बोला था कि फुलरेंस को पढ़िए और पढ़ने के बाद हम लोग फिर आप लोग एक नोट्स बनाइए। हमने बोला था आपको एक पेज में नोट्स बोला था हमने क्लियर करने के लिए कि एक ही पेज में बैक टू बैक सॉल्व करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए आइए उसको आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा वहां पे थोड़ी सी कहानी फ्लोरेंस पर चलो मैं डिस्कस कर देता हूं। फ्लोरेंस एन इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप ऑफ, बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डिस्कवर्ड इन 1985 and awarded by 1996, बहुत रिसेंट, नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री, बहुत रिसेंट केमिस्ट्री टू डिस्कवरर, जो जिसने इसका खोज किया एक से ज्यादा लोग थे, क्रोटो, इन लोगों को 1996 में नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री का फ्लोरेंस के लिए। फ्लोरेंस ने आज काफी पैर पसार लिया है। फ्लोरेंस की कहानी मेटल के साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आप हाइड्रोकार्बन की दुनिया समझते हैं वैसे ही फ्लोरेंस की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, ये बहुत बड़ी दुनिया है। बट अभी फ्लोरेंस का इंट्रोडक्शन है, बस कि फ्लोरीन नाम की भी कोई चीज होती है, बस इतना ही पढ़ना आपको। ठीक है, डेफिनेटली अगर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करूं तो फ्लोरेंस पीछे है, मतलब स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे है। पीछे का मतलब सबसे आगे है थर्मोडायनामिक में आपका कौन सा हमने डिस्कस किया बेटा, ग्रेफाइट, फिर है डायमंड और फिर पीछे आएगा आपका फ्लोरेंस। ठीक है, ये आपका पीछे है। फ्लोरेंस के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। फ्लोरेंस हैविंग, अच्छे से देखोगे, मेनी फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स विथ स्फेरिकल, या इसको कहो, हाँ स्फेरिकल ही लिखो, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स। देखना बेटा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, structures having C 62 C 320 मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखेंगे मैंने क्या बोला, हमने लिखा है पहले
कि एक इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप है कार्बन की, जिसको डिस्कवर किया गया है 1985 में, और इसको 1996 में नोबेल प्राइज मिला है इसके लिए, इन तीनों को, क्रोटो, कर्ल एंड स्मेलो को। और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी में अगर आप बात करें, जैसे बोलते हैं ग्रेफाइट, डायमंड, तो फ्लोरीन्स इस मामले में पीछे है, ठीक है। और फ्लोरीन्स का हमने बोला है बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे ग्रेफाइट का हमने बताया था बेटा 2 फॉर्म होते हैं, अल्फा और बीटा फॉर्म। ग्रेफाइट के 2 फॉर्म्स होते हैं, अल्फा को बीटा में आप ले जाते हैं हेक्सा, इसमें क्या करके, मैकेनिकल ट्रीटमेंट करके, और बीटा को वापस 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करके अल्फा में लाते हैं। जैसे फास्फोरस ही लेते हो तो उसके बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं। तो फ्लोरीन्स के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, और उसका स्ट्रक्चर भी स्फेरिकल से लेकर सिलिंड्रिकल तक, सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड, हर तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसको उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे एक लाइन हमने लिखा है, जो इसमें इसके अलग अलग फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो C60 से लेकर 320 तक होते हैं। मतलब ये फॉर्मूला होता है फ्लोरीन का, अलग अलग C60 से लेकर 320 तक। तो इसमें कितने बीच में है आप कह नहीं सकते, बहुत तरह के। अब तो लोअर भी आने लगे और हायर भी आने लगे, पहले लिमिटेड थे आपके एनसीईआरटी में, जो है मैंने वही लिखा। अब लोअर भी आने लगे, C60 से लोअर वाले भी, और हायर भी आने लगे, C320 से हायर भी। तो हर तरह के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे सल्फर के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, हमने क्या पढ़ाया था, S6 से लेकर के S20 तक के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, S6, S8, S20 तक के, S12, इस तरह के S20 तक के मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरीके से इसमें C60 से लेकर के C320 तक, इतने सारे फ्लोरीन्स में से, फ्लोरीन्स की कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो सबसे सिंपलेस्ट फ्लोरीन है दैट इज बकमिंस्टर फ्लोरीन C60। ध्यान से, सिंपलेस्ट फ्लोरीन is C60, known as बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन। अब आ जाओ कहानी, फ्लोरीन क्या बोला मैंने, सबसे सिंपलेस्ट है उसमें C60। C60 का नाम के बारे में देख लो अब अच्छे से, ध्यान से, पॉइंट वाइज आते हैं। C60, ठीक है। पहला नाम बकमिंस्टर फ्लोरीन बोलते हैं इसको, या एक दूसरा नाम है बकी बॉल। क्या बोलते हैं बेटा, बकी बॉल। 2-4 पॉइंट इसके बारे में शॉर्ट में लिख लो, यही आपके कॉम्पिटिशंस में आएगा, और ये 11th का पार्ट है, क्योंकि कार्बन फैमिली है। हमने पीछे के लेक्चर में भी आपको पढ़ाया कि कार्बन फैमिली 11th में है सिलेबस में, वो 12th में नहीं है कार्बन फैमिली, ठीक है। अच्छे से देखो, आ जाओ। तो C60 का नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन या बकी बॉल। एक्चुअली इसका सॉकर बॉल जो खेलने वाला होता है, एक्चुअली इसका सॉकर बॉल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, सॉकर बॉल स्ट्रक्चर। इसीलिए हम लोग इसको बकी बॉल, बकमिंस्टर फ्लोरीन बोलते हैं। ठीक से देखते जाइएगा, इसमें ब्लैक सॉलिड है, ये किस कलर का है, ब्लैक सॉलिड। और पिछले लेक्चर में चूंकि मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के बीच वैंडरवाल फोर्स होगा, तो कौन सा सॉलिड होगा, पिछले लेक्चर में हमने सिखाया था मॉलिक्यूलर सॉलिड। सॉलिड के 4 टाइप हमने बताए थे, इसमें ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, ब्लैक सॉलिड। और जब आप इसको हाइड्रोकार्बन में डिसॉल्व करते हो, तो हाइड्रोकार्बन में डिसॉल्व करने के बाद, जब इसको हाइड्रोकार्बन में डिसॉल्व करते हो, तो डिसॉल्व करने के बाद वायलेट इसका सॉल्यूशन आता है हाइड्रोकार्बन के साथ। चलो वो सब सिलेबस में नहीं। यहां पर पॉइंट है कि, एक मिनट, चलो कोई नहीं, इट्स ओके। हाँ चलो, इसके स्ट्रक्चर पर, इसका स्ट्रक्चर केज लाइक फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है इसका। क्या बोला हमने, केज लाइक फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। देखो केज समझते हो, लाइक केज की तरह, फ्यूज्ड रिंग, बहुत सारे रिंग्स फ्यूज कर गए, मिल गए। आसान नहीं है बनाना इसको। ऐसे देखो, एक 5 मेंबर का रिंग
ये अगर 5 मेंबर का रिंग लिया तो इस बेस पे अब 6 मेंबर के रिंग्स आके मिल जाएंगे। ठीक है, एक बीच में 5 मेंबर का रिंग और इसमें 6 मेंबर्स के रिंग आके मिल जाएंगे। नहीं समझे? देख अच्छे से, ये 5 मेंबर का रिंग और ये जैसे फुटबॉल में होता है, तो फुटबॉल में मान लो कि फुटबॉल एयर टाइट करके तुम उसको टाइट किए हो तो सारा उसमें एक तरह का रिंग दिखता है, लेकिन उसी का सरफेस इमेजिन करो। उसी तरीके से सॉकर बॉल, जो खेलने वाला बॉल होता है सॉकर बॉल, जिसको ऐसे फेंकते हो तो अंदर से दूसरा कलर चेंज होता है, तो उसका स्ट्रक्चर देखो, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। बीच में एक 5 मेंबर का रिंग है और चारों तरफ 6 मेंबर का रिंग है। सही है? अब आ जाओ, 5 मेंबर के रिंग में सारा सिंगल बॉन्ड है, लेकिन 6 मेंबर के रिंग में एक्चुअली सिंगल बॉन्ड है नहीं, सॉरी, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। दिख रहा है आपको डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल डबल डबल। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया। अब इसमें कोई भी कार्बन लो, ध्यान से देखो, 6 मेंबर का कार्बन लो तब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और 5 मेंबर का कार्बन लो तब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपसे पूछेगा, ऑब्वियस है, नंबर किसकी ज्यादा है, 5 मेंबर्स की कि 6 मेंबर्ड की? 5 मेंबर्ड रिंग्स की या 6 मेंबर्ड रिंग्स की? किसकी? सर स्पष्ट है, 6 मेंबर्ड रिंग्स की ज्यादा है। ये 20 है और ये 12 है। क्या बोला बेटा मैंने? 5 मेंबर्स के रिंग्स की संख्या से ज्यादा है, जाहिर सी बात है, ऐसे देख रहे हो 5 मेंबर का घेर दिया गया 6 मेंबर से। तो आपसे पूछा जाएगा कि C60 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp2। आपसे पूछा जाएगा ये सॉलिड है कि लिक्विड की गैस, सॉलिड। किस कलर का सॉलिड? ब्लैक सॉलिड। पूछा जाएगा स्ट्रक्चर कैसा है, सॉकर बॉल टाइप का स्ट्रक्चर, बकी बॉल बोलते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरीन बोलते हैं, और केज लाइक फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर, मतलब केज की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है लेकिन बहुत सारे रिंग्स फ्यूज्ड हैं। और ये फ्लैट बोर्ड पर ऑब्वियस प्लेन दिखेगा, लेकिन ये ऐसे ऐसे घुमा हुआ है, ये ऐसे घुमा हुआ, मतलब फुटबॉल की तरह, सॉकर बॉल की तरह ये ऐसा है। अच्छे से आ जाओ, 5 मेंबर्स की रिंग की संख्या इसमें जाहिर सी बात है कम है और 6 चारों तरफ से है तो ज्यादा है, तो 6 मेंबर्ड रिंग्स 20 है C60 में और 5 मेंबर्ड रिंग्स 12 है, और हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है। ठीक है, तो इससे ज्यादा इसमें और क्या है? बाकी एनसीईआरटी को आप एक बार हमने बोला था, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन्स, क्योंकि फ्लोरीन्स की दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेटल के साथ फ्लोरीन्स का कंपाउंड्स बहुत सारा होता है और वो सब कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री है, हायर क्लासेस वाले लोग पढ़ते हैं, तो आप इससे ज्यादा ना जाने। और उसके बाद एनसीईआरटी को एक बार ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन 11th में जाकर के एक बार रीड अवश्य करें, एकदम बेटा मस्ट है। इन 3 चीज को रीड कर लेना है और एक पेज में बैक टू बैक हमने बोला था उसका नोट्स बनाने। आपको हमने क्लियर बोला था जो आप नोट्स बनाएंगे वो व्हाट्सएप के थ्रू या ऐप पर मेरे को भेजेंगे, बट किसी ने अभी तक नहीं भेजा है। ठीक है, तो ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी लोग ऐसा कंप्लीट कर ले। अगर आप छोड़ेंगे तो आपकी लापरवाही से आपका नुकसान होगा। तो चलो, हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया फ्लोरीन से, इन शॉर्ट 2 लाइन 3 लाइन ही फ्लोरीन्स में पढ़ना था, उसी को हमने इस बोर्ड पे एक्सप्लेन किया। फ्लोरीन्स कार्बन के रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप में से एक है, 1996 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिले हुए हैं इसके डिस्कवरर को। हमने बोला कि फ्लोरीन्स
में C60 से लेकर के C320 तक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब C60 से लोअर वाले भी होते हैं और C320 से हायर वाले भी होते हैं। सबसे कॉमन और सिंपल फ्लोरीन में काउंट किया जाता है C60, जिसका नाम है बकी बॉल या बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये ब्लैक कलर का सॉलिड है, हाइड्रोकार्बन में डिसॉल्व होने के बाद ये वायलेट कलर का सॉल्यूशन देता है, बट वो सिलेबस में नहीं है। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, चूंकि मॉलिक्यूल के बीच वैन फोर्स होगा। केज लाइक फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर या सॉकर बॉल स्ट्रक्चर होता है। 12 मेंबर, 5 मेंबर वाले 12 रिंग है, तो इसमें 20 मेंबर जो है वो 6 मेंबर वाले रिंग्स है। तो ये चलो हमने क्लियर किया। पहला पेज को आप स्क्रीनशॉट लें, कैप्चर करें, जो करना है वो करें प्लीज। आइए, अब इसके बाद कार्बन के एलोट्रॉप्स को डिस्कस करने के बाद, चूंकि पिछले लेक्चर में हमने किया भी था, अब ज्यादा कुछ उस ग्रुप में है नहीं वैसा। नाउ अब जो है वो कार्बन आपका 4A ग्रुप, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। ध्यान से देखें, इस ग्रुप में चूंकि ये ऊपर का कोवेलेंट सॉलिड है और नीचे वाला मेटल होने के कारण बेटा ये मेटालिक सॉलिड है, जो हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। कोवेलेंट सॉलिड का इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मेटल से उसका हाई होता है। तो कुल मिलाकर के ऊपर के तरफ जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ध्यान से देखें, पीरियोडिक टेबल में INCR इंक्रीजेज, पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट कार्बन ही है, ठीक है। कार्बन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमॉन्ग्स्ट ऑल मेटल्स, जितने ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ऑल एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का ही है, 3550 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वाइल मेटल में जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है वो टंगस्टन का है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमॉन्ग्स्ट ऑल मेटल्स। लेकिन टंगस्टन का जो है बेटा वो किस में सबसे ज्यादा है? मेटल्स में सबसे ज्यादा है टंगस्टन। पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट नहीं है रे, इसका 3410, 3410। आप 3400 और 3500 याद रखे, 3400 और 3500 इतना याद रखे, उससे ज्यादा आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका? कार्बन का। और मेटल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका? टंगस्टन का। बाकी उतना आपको जानना जरूरी नहीं है। लेड एक पॉइजनस एलिमेंट है, जान लीजिए। हेवी मेटल्स पॉइजनस होते हैं, लेड एक पॉइजनस एलिमेंट है। हेवी मेटल्स पॉइजनस होते हैं, जैसे कैडमियम, मर्क्यूरी, लेड, ये सब हैवी मेटल्स हैं, भारी मेटल्स, और पॉइजनस होते हैं ये। अगर आपकी बॉडी में गया किसी तरीके से तो पॉइजन क्रिएट करेगा, जहर क्रिएट करेगा। लेड जैसे बहुत सारी चीजों में लेड मिलाया जाता है। किस किस चीज में? देखिए, पेट्रोल में, उसके बाद सिंदूर में, उसके बाद लेड बैटरीज होती है उसमें, ठीक है। और जो हम लोग कॉस्मेटिक्स बोलते हैं उसमें, लिपस्टिक में जम के लेड मिलाया जाता है। और इस तरीके से लिपस्टिक्स रगड़ने के दौरान औरतें जाने अनजाने में लेड को अपने अंदर डालती हैं, ठीक है, उनके बॉडी के अंदर जाता है। और लेड जो है वो इस तरीके से एक पॉइजनस एलिमेंट है, तो बॉडी में पॉइजन क्रिएट होता है इसका। धीरे धीरे स्लो पॉइजन होता, बट होता। तो कैडमियम, मर्क्यूरी, लेड ये सब हैवी मेटल्स हैं और पॉइजनस है, टॉक्सिक है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, बाकी वैसा कुछ है नहीं। तो ये 4A ग्रुप की कहानी थी, हमने डिस्कस कर दिया। इसके बाद आ जाए 2A और 1A ग्रुप को। पहले डी ब्लॉक वाले को डिस्कस कर दिया जाए। ध्यान से देखो, 2B ग्रुप राइट साइड से आ रहे हैं। 2B ग्रुप 12th ग्रुप बोलते हो इसको। ध्यान से, मेंबर्स क्या क्या है? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, जानते हो, और जिंक सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ, मेल्टिंग पॉइंट मत ऊपर की तरफ समझ रहे हो कैसे? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज,
हालांकि ट्रांजिशन मेटल में मेल्टिंग पॉइंट सामान्य तौर पर मेटल का नीचे की तरफ होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, लेकिन जिंक कैडमियम मर्क्यूरी में मेल्टिंग पॉइंट ऊपर होता है। क्या बोला हमने? बाकी ट्रांजिशन मेटल में मेल्टिंग पॉइंट नीचे की तरफ है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी में ऊपर की तरफ है। बाकी वाइल अदर डी ब्लॉक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स अगर आप लो, बाकी डी ब्लॉक को अगर लो, ठीक है, ध्यान से देखो तो मेल्टिंग पॉइंट सब ऊपर होगा, डाउन द ग्रुप होगा। क्रोमियम, मॉल्बेडिनम, टंगस्टन देखो नीचे की तरफ होगा। आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम एक ग्रुप में जाओ, लेकिन डी ब्लॉक में, ठीक है, सब में डाउन द ग्रुप जाएगा, तुमको नीचे दिखाई देगा। लेकिन जिंक कैडमियम मर्क्यूरी में उल्टा है, ऊपर है। निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम कोई भी करेंगे आप तो ऐसे होगा। वैनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल्स आर कॉल्ड, सॉरी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इसको पॉइंट वाइज हम अच्छे से लिख ही दें, ठीक से देखो। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप एक साथ बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हो बेटा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हां, एक्सेप्ट 8A, इसमें से 8A ग्रुप को छोड़ के, या इसका दूसरा नाम है मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक से देखोगे, हमने बोला एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, 8A को छोड़ के। मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोल सकते हो ये भी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, जो बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने पढ़ाया आपको क्लासिफिकेशन में, इसको बोलते हो ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते हो? ट्रांजिशन मेटल्स। यहां भी 2B को छोड़ के, किसको छोड़ के? 2B। 2B ग्रुप का एक स्पेशल नाम है, 2B मेटल्स का एक नाम है स्यूडो ट्रांजिशन, झूठा ट्रांजिशन, PSEUDO, स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स। किसका नाम है स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स? 2B का, झूठा ट्रांजिशन मेटल्स। एक्चुअली ये बड़ा अजीब बिहेव करता है, थोड़ा सा आगे हम अगले पेज में क्लियर करने वाले हैं, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, 8A को छोड़ के, या मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, एक्सेप्ट 2B, 2B को बोलते हो स्यूडो ट्रांजिशन। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जानते हो, ध्यान से। वहीं पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें दो सीरीज होता है, इसको आप बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहले ये जान ले, एफ ब्लॉक को क्या बोलते हो? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो हर ब्लॉक का नाम हुआ नहीं हुआ जी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक एक्सट्रीमली लेफ्ट था, पी ब्लॉक एक्सट्रीमली राइट, तो एस और पी ब्लॉक को एक साथ बोलते हो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स। डी ब्लॉक जो बीच में है उसको बोलते हो ट्रांजिशन मेटल, 2B को छोड़ के 2B को क्या बोलते हो? स्यूडो ट्रांजिशन। और रिप्रेजेंटेटिव में किसको नहीं लेते हो? 8A को। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसको क्यों स्यूडो ट्रांजिशन बोलते हैं, इस पर थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करते हैं, फिर बाकी ग्रुप पर जंप करेंगे। प्लीज स्क्रीनशॉट लें आप जल्दी से। टू बी ग्रुप ट्रांजिशन मेटल्स को, स्यूडो ट्रांजिशन मेटल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेने की जरूरत है अच्छे से। जो आपका ऑर्डिनरी ट्रांजिशन मेटल है, मतलब सामान्य किसी ग्रुप का, और वर्सेस अगर आप 2B स्यूडो ट्रांजिशन मेटल लेते हैं, झूठा ट्रांजिशन मेटल, आखिर डिफरेंसेज थोड़ा मोड़ा तो कुछ ना कुछ होगा, तब तो ऐसा बोला गया। जैसे आज पहला पॉइंट, ऑर्डिनरी ट्रांजिशन मेटल में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा हमने पढ़ाया था, चार्ज जो डेवलप होता है। जैसे एग्जांपल, आयरन का आप फेरस फेरिक बोलते हैं ना, +2+3, इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। लेकिन इनका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। किनका? स्यूडो ट्रांजिशन मेटल का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या?
जिंक और कैडमियम का तो एकदम फिक्स +2। हाँ, मर्क्यूरी का दो तरह का होता है, +1 और +2। ज्यादा +2 होता बट दोनों। इसके +1 को बेटा ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देख, ऐसे ये। बाकी ध्यान से सुन, Hg2 पर 2+, Hg जैसे ऐसे लिखना चाहिए ना, जैसे ये लिखते हो Hg पर 2+, तो उसको लिखना चाहिए Hg पर 1+, लेकिन नहीं, आगे पढ़ोगे पोलराइजेशन की वजह से ये Hg2 पर 2+ के फॉर्म में होता। मतलब मर्क्यूरी 1 का क्लोराइड लिखना है अगर, क्या बोला हमने, मर्क्यूरी 1 का अगर क्लोराइड लिखना है, Hg1 का क्लोराइड लिखना है, ये फॉर्मूला, तो क्या नहीं लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे Hg1 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस Cl- बराबर HgCl, ऐसे नहीं ना लिखोगे। कैसे लिखोगे, Hg2 पर 2+, अब 2+ क्लोराइड लिखना है तो 2+2 यहां आया तो Hg2Cl2 आया। समझ में क्या बोला गया? तो इसका वेरिएबल है, बाकी दोनों का फिक्स। बाकी ऑर्डिनरी ट्रांजिशन मेटल में तो ऑलमोस्ट सबका वैरी ही करता है, चाहे कॉपर लो तो कॉपर का +1 +2, मैग्नीज लो तो मैग्नीज का तो और लंबा है, +2 +3 +4 +5 +6 +7, और लंबा है। समझ रहे हो ना? तो डिफरेंट हुआ, इसीलिए इसको स्यूडो बोल रहा है। ऐसे और भी चीजें, जैसे आ जाओ, मोस्टली कलर्ड आयंस, इनके ज्यादातर आयंस और कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के। आज के लाइफ में जो इतना वैरायटी का कलर बनता है वो ज्यादातर यहीं से आता है। और ये मोस्टली कलरलेस और वाइट, मोस्टली कलरलेस और वाइट आयंस और कंपाउंड्स। समझ में आया? तो डिफरेंस है, देखो इन सब का वेरी हाई एमपीबीपी, इनका रिलेटिवली वेरी लो एमपीबीपी। ध्यान से, इवन मर्क्यूरी लिक्विड है, यहां तक कि Hg जो है वो लिक्विड है, वहीं पर इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है और इसका सबसे कम होता है। उस पूरे डी ब्लॉक के सीरीज में ही बात करोगे तो हाईएस्ट, यहां देख लो अच्छे से, कोई भी ट्रांजिशन मेटल का सीरीज है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल का सीरीज है, ठीक है, तो स्कैंडियम से लेकर के मान लो जिंक तक आए ना, इसी को ना डी ब्लॉक बोलते हैं जी, इसी को ना डी ब्लॉक बोलते हो, ठीक है। तो जैसे इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक आए, जैसे लैंथेनम से लेकर मर्क्यूरी तक आए, तो जान लो इसमें दो बातें, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, एमपीबीपी दोनों की बातें कर लो। ये 6b ग्रुप से है, 6b ग्रुप मतलब क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। अभी आपने देखा भी मेटल में सबसे ज्यादा टंगस्टन, लोवेस्ट में जाओगे तो 2b का है, 2b मतलब जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ठीक है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट के वाइज जाओ तो इस पीरियड में हाईएस्ट क्रोमियम का, हालांकि क्रोमियम का और वैनेडियम दो मिला के, दोनों का कुल मिला के हाईएस्ट होता है, वैनेडियम और क्रोमियम क्लोज होता है, फिर भी चलेगा, आप बोल लो अभी। लेकिन लोवेस्ट जिंक का, हाईएस्ट मॉलिब्डेनम का मेल्टिंग पॉइंट होगा, लोवेस्ट कैडमियम का, हाईएस्ट टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होगा, लोवेस्ट मर्क्यूरी का। तो आपको यह समझ में आया होगा कि इस ग्रुप में रहते हुए भी, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच रहते हुए भी, ये ट्रांजिशन मेटल जैसा बहुत सारा चीज बिहेव नहीं करता। इनके कंपाउंड्स मोस्टली पैरामैग्नेटिक होते हैं और इनके मोस्टली डायमैग्नेटिक होते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आगे चल के धीरे धीरे डिस्कस करें। तो इन शॉर्ट आपको जो बोलना है वो क्या बोलना है बेटा, इन शॉर्ट हम लोगों को बोलना है कि 2b ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, लेकिन 2b ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। उम्मीद है ये बातें अच्छे से समझ आई होंगी आपको, ठीक है। तो आप चले इस पेज का स्क्रीनशॉट लें, उससे पहले चलो थोड़ा सा स्पेस है, यहां डिस्कस कर दें। 1b ग्रुप, 11th ग्रुप, ठीक से देखो, 1b ग्रुप कॉपर वाला ग्रुप, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसका भी एक स्पेशल नाम है, क्या, करेंसी मेटल्स।
महंगा मेटल है ना, करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं लोग। पैसा नहीं है तो चांदी, सोना और कॉपर से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, करेंसी मेटल्स या क्वाइनेज मेटल्स, चूंकि इनका सिक्का भी आप बनाते हैं। करेंसी मेटल्स या क्वाइनेज मेटल्स, आप कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वाले 1B ग्रुप को एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, इसमें मेल्टिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब भी होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब भी होता है तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप होता है। लेकिन जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी में अप होता है। यहां ना क्लियर अप होता है ना क्लियर डाउन होता है, थोड़ा उल्टा है। और आप अनुमान अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, क्योंकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड बहुत कॉमन एलिमेंट है। सोना, चांदी और तांबा आप बहुत ज्यादा देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तीनों में सबसे आसानी से कौन मेल्ट करेगा, कौन पिघलेगा, अगर मैं ये पूछूं तो बिना आपसे पूछे मैं जान सकता हूं, बता सकता हूं कि आप सोचते होंगे तीनों में सबसे आसानी से पिघलने वाला मेटल गोल्ड है, जो गलत जवाब है। तीनों में सबसे आसानी से मेल्ट करने वाला मेटल सिल्वर है, तब गोल्ड और सबसे ज्यादा कॉपर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या बोला मैंने, सबसे ज्यादा कॉपर, फिर गोल्ड और सबसे कम सिल्वर। काफी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस ग्रुप के मेटल्स को बोलते हैं करेंसी मेटल्स या क्वाइनेज मेटल्स। और गोल्ड का आपको पता भी होगा, मोस्ट मैलेबल मेटल है पीरियोडिक टेबल का। पीटने पर जो पतले सीट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसको मैलेबिलिटी बोलते हैं। तो मोस्ट मैलेबल मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल इज गोल्ड। सिल्वर के बारे में आपने पढ़ा होगा, मोस्ट कंडक्टिव मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल है। जितने भी मेटल उसमें सबसे ज्यादा कंडक्टिव सिल्वर होता है और सबसे ज्यादा मैलेबल गोल्ड होता है। ये इसकी खासियत, ये तो 9th-10th में भी आपने डिस्कस की होगी। वैसे मैं भी मेटालिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा तो वहां पे आ जाएगा ये चीज। तो चलो आप इस पेज का, आपका पेज नंबर 3 का आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट पेज में हम लोग एल्कली मेटल्स वगैरह को डिस्कस करते हैं, जल्दी से प्लीज। तो दोस्तों, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा और बातें अभी कुछ करने के लिए है नहीं, फिर डिटेल्स में तो सब पढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है एक तरह से। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 1A और 2A मेटल का जिसका एक स्पेसिफिक नाम है, उनको हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ उसके बारे में भी जानते हैं। ध्यान से देखें, एल्कली मेटल्स 1A ग्रुप, 1A ग्रुप, ग्रुप फर्स्ट आप बोलते हैं इसको। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम। पॉइंट वाइज आइए, इनके पर पॉइंट्स हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इनको आप बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, क्या बोलते हो, एल्कली मेटल्स। एल्कली मीन्स presence of metals in plenty amounts in ash of plants। जब आप प्लांट्स को बर्न करते हैं, हालांकि सारे प्लांट्स में नहीं होता है, वो वीड्स में ज्यादा है, लेकिन जब आप प्लांट्स को सिंपली जानिए बर्न करते हैं एश, राख में, तो सोडियम, पोटेशियम खास करके बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हमने इनका नाम शुरू से, इस एलिमेंट्स का नाम लोगों ने रख दिया एल्कली मेटल्स। उस समय हालांकि सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसके बाद आ जाइए, एल्कली मींस मतलब ये आपका एश ऑफ प्लांट्स है। एल्कली का मतलब बेसिकली यही है। तो एश ऑफ प्लांट्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, इन मेटल्स को हम बहुत ज्यादा प्लेंटी अमाउंट में देखते हैं, इसलिए एल्कली। नेक्स्ट आ जाइए पॉइंट में, हाईली रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील हैं टुवर्ड्स एयर, वाटर और एसिड्स। बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील है। अगर अच्छे से देखें, एयर, वाटर एंड एसिड्स, अगर इस एल्कली मेटल को आप वाटर के तरफ ले जाएं, ध्यान से, तो LiOH, NaOH,
KOH RbOH CSOH बनाएगा। ध्यान से, जो मेटल लेंगे उसके हिसाब से हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये पानी के तरह हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन, एकदम पानी के तरह ट्रांसपेरेंट, और प्लस हाइड्रोजन गैस, ज्वलनशील गैस, इनफ्लेमेबल गैस निकलेगा बाहर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एल्कली मेटल जब आप विगरस रिएक्शन, ठीक है, जब आप एल्कली मेटल को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वाटर की तरह, बहुत ज्यादा हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा और ये विगरस रिएक्शन होगा। मतलब आपने सुना भी होगा, सोडियम मेटल को पानी में डालते तो आग बन जाता। विगरस मतलब बहुत सारा एक्सोथर्मिक हुआ, ये काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीजिंग, एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक हुआ। और कौन ज्यादा पानी की तरफ रिएक्टिव है जानते हैं? कौन ज्यादा वायलेंट है? लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रबिडियम, रबिडियम से ज्यादा सीजियम। क्या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। हालांकि ये सब मैं बाद में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, वाटर की तरफ देखोगे तो सीजियम ज्यादा वायलेंट है लिथियम से। अगर वाटर की तरफ देखोगे तो सीजियम ज्यादा वायलेंट है लिथियम से। ये सब बनाएगा क्या? सारे के सारे बनाएंगे हाइड्रोक्साइड कलरलेस सॉल्यूशन। मतलब धीरे धीरे, भले ही ठीक है आप सीजियम मेटल को पानी में डालो तो एक्सप्लोजन टाइप का आपको होगा, विस्फोट टाइप का, थोड़ा सा एकदम मतलब जो बोलते हैं हम लोग एक स्प्लैश वाला साउंड आएगा वहां पे, और बहुत सारा हीट रिलीज होगा, आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और उसके बाद जब छोड़ दोगे थोड़ी देर बाद तो लगेगा यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो उड़ गया और जो सीजियम है वो पानी में डिसॉल्व करके अब सीजियम हाइड्रोक्साइड बन गया और ये घोल एकदम कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं है। इसलिए पानी था पहले और वाटर के तरह ही अभी भी ट्रांसपेरेंट, लुक्स लाइक एकदम वाटर दिखेगा आपको, लेकिन अब वो सीजियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, तो हमने लिखा कि एल्कली मेटल वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये होता है। बाकी ये एयर और वाटर एसिड की तरफ काफी रिएक्टिव होता है। चलो ऑल्सो ध्यान दो, ध्यान दो बेटा अच्छे से। लिथियम को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो ऑक्साइड बनेगा प्लस थोड़ा सा पेरोक्साइड बनेगा। 11th में आपको पढ़ना है। क्या मतलब हुआ सर? ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O पर 2- और पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है O2 पर 2-। तो लिथियम को जब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिया हमने, एयर नहीं, एयर में नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। लिथियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे मतलब तो ऑक्साइड बनेगा और थोड़ा सा पेरोक्साइड, मतलब क्या क्या बनेगा? Li2O और थोड़ा सा Li2O2 नहीं बना रहे, 2- है तो Li प्लस तो Li2O2। वहीं पर जब सोडियम को आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइएगा तो ये पेरोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? पेरोक्साइड। अब ये ऑक्साइड बनाने नहीं जा रहा, पेरोक्साइड। फॉर्मूला Na2O2। कैसे? O2 पर 2- Na प्लस Na और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य। आईआईटी में बहुत बार पूछा है दोस्त, इसलिए अच्छे से देख लो, और कंफ्यूजन भी होता है इसमें कौन क्या बनाता है। तो हमने बोला कि सोडियम को जब आप ऑक्सीजन में रखेंगे तो पेरोक्साइड बनाएगा और नेग्लिजिबल मतलब नगण्य अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा लेकिन थोड़ा सा। तो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2-। क्या फॉर्मूला बोला? O2-। तो क्या लिखोगे? NaO2। ठीक है, अच्छे से देख लो। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा। सुपर ऑक्साइड का हमने फॉर्मूला बोला O2-। पेरोक्साइड का O2 पर 2- और ऑक्साइड का O पर 2- तो क्या बनाया? Na प्लस O2- NaO2। वहीं पर पोटेशियम, रबिडियम और सीजियम का जब आप जिक्र करोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? सुपर ऑक्साइड, बस सुपर ऑक्साइड। KO2 RbO2 CSO2। तो बड़ा अलग तरीके का मामला है सुपर ऑक्साइड्स O2-। क्या सीखा तुमने? तुमने सीखा लिथियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन जब होता है, अच्छे से देख लो, लिथियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है
तो वो ऑक्साइड बनाता है मेनली और थोड़ा सा पेरोक्साइड बनाता है। सोडियम पेरोक्साइड, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड, छोड़ भी सकते हो चूंकि नेग्लिजिबल लगन्य, और पोटेशियम रेबिडियम सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाता। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर मामले हर का सबसे अलग अलग हिसाब किताब है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। ध्यान से देखिए, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट में बात करें तो लिथियम सोडियम ऊपर की तरफ है, रेबिडियम सीजियम, और जाने बेटा पानी के खौलने से पहले ये सब मेटल मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। वाटर के बॉयल होने, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, उससे पहले ये लोग मेल्ट कर जाएगा। हां, लिथियम का थोड़ा सा ऊपर, लेकिन तब भी ये 200 के नीचे, 100 के ऊपर लेकिन 200 के नीचे। लिथियम का इन लोगों से ज्यादा, लेकिन 200 के नीचे। तो तब भी आप बोलेंगे दैट इज लो मेल्टिंग पॉइंट है, और वेरी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स हैं, चाकू से काट सकते हो, इतना सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट मेटल्स। कौन? एल्कली मेटल्स। आप इन मेटल्स को एल्कली मेटल्स आराम से इजीली कट विथ नाइफ, आराम से चाकू से काट सकते हैं। अगर इसके हार्डनेस की बात करें कि कौन ज्यादा कड़ा है, तो लिथियम थोड़ा ज्यादा कड़ा है, और रेबिडियम सीजियम आते आते इतना सॉफ्ट है कि सीजियम गूंदे हुए आटा, आटा जो आप गूंदते हो रोटी बनाने के लिए, वो जैसे दबाते हो तो दब जाता ना, सीजियम उस तरीके से दब जाएगा। तो सोचो कितना सॉफ्ट मेटल है, कौन? आपका सीजियम। तो एल्कली मेटल ही पूरा सॉफ्ट है, कोई इसमें से हार्ड नहीं है, पूरा एल्कली मेटल ही सॉफ्ट है, सीजियम तो अति सॉफ्ट है। हमने हार्डनेस ऑफ मेटल्स अप द ग्रुप लिखा, मेल्टिंग पॉइंट अप द ग्रुप लिखा। जानने वाली बात है कि एल्कली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री के नीचे है, मतलब काफी, ये तो बहुत नीचे है ना मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, लिथियम 190 का राउंड है, लेकिन तब भी वो 200 के नीचे है। और हार्डनेस हमने डिस्कस किया अप द ग्रुप, ये सारे सॉफ्ट मेटल होते हैं, फिर भी थोड़ा जो कड़ापन है वो अप द ग्रुप होता है। तो चलिए, आपने एल्कली मेटल्स के बारे में कुछ चीजें सीखी। हाईली रिएक्टिव मेटल है, एयर वाटर और एसिड की तरफ वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन और हाइड्रोजन गैस देगा, और वाटर की तरफ वायलेंट है, विग्रस रिएक्शन देता है, और रिएक्टिविटी वाटर की तरफ डाउन द ग्रुप है। ऑक्सीजन की तरफ अगर आप जाएं तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड और थोड़ा सा पेरोक्साइड बनाएगा, सोडियम पेरोक्साइड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड, और पोटेशियम रेबिडियम सीजियम का सुपर ऑक्साइड बनाएगा। स्क्रीनशॉट लें। अब 2A ग्रुप को डिस्कस करते हैं प्लीज। अब हम लोग 1A के बाद 2A ग्रुप को थोड़ा डिस्कस कर ले। ध्यान से देखें आप, 2A सेकेंड ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। हालांकि वहां हमने फ्रांसियम छोड़ दिया था, ठीक है, यहां रेडियम है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। आप इस ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हो? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नाम से क्लियर है, एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेसिक होता है। क्या मतलब होता है इसका? बेसिक, क्षारीय। एक्चुअली इनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, तो वो तो एल्कली मेटल वाले के भी ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसी का नाम पड़ा क्योंकि उसके लिए अलग नाम एक रख दिया गया कि प्लांट के एस में बहुत ज्यादा अमाउंट में सोडियम पोटेशियम पाया जाता है, अच्छे अमाउंट में, इसलिए हम लोग उसको एल्कली मेटल्स नाम दे दिए, तो इसका नाम पड़ गया एल्कलाइन। और अर्थ इसलिए क्योंकि अर्थ क्रस्ट में हमने आपको पढ़ाया था ग्रुप 6 से, जिस समय अर्थ का कॉम्पोजिशन, उस समय में हमने आपको बताया था कि मेटल में सबसे ज्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम, सेकंड नंबर पर आयरन और थर्ड नंबर पर मैग्नीशियम कैल्शियम, याद करें। इसीलिए थर्ड अबंडेंट मेटल का ग्रुप है ये, इसीलिए मोस्ट अबंडेंट मेटल का ग्रुप है ये अर्थ में, इसीलिए हम लोगों ने अर्थ नाम जोड़ दिया, एल अर्थ मेटल्स। अच्छे से देखेंगे आप, थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन
इन अर्थ कॉम्पोजिशन अमोंगस्ट ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं सब में ये मेटल कम रिएक्टिव हैं या ज्यादा? एल्कलाइन का मतलब इनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, इसलिए ये भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन रिलेटिवली कम है एल्कली से, रिलेटिवली लेस देन एल्कली मेटल्स, रिलेटिवली लेस देन एल्कली मेटल्स, उससे थोड़े से कम है। ध्यान से देखें, हमने आपको बताया था बेटा, याद कर, पीछे पढ़ाया था, मेटल की रिएक्टिविटी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट एंड डाउन है, मेटेलिक रिएक्टिविटी, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी पीरियोडिक टेबल में राइट एंड अप है। याद आया? हमने पढ़ाया था नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी मतलब एग्जाम्पल में ध्यान से, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव हो गया मैग्नीशियम से, नहीं हुआ, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव हो गया कैल्शियम से, और सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव कैल्शियम। इधर एग्जांपल में ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन इन फॉर्म ऑफ F2 होता है और ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ O2 होता है, समझ रहे हो ना? और फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव अप द ग्रुप ना, यहां तो फ्लोरीन ज्यादा क्लोरीन से, क्लोरीन ज्यादा ब्रोमीन से, हमने पढ़ाया भी था रिएक्टिविटी। तो मेटल में लेफ्ट एंड डाउन, नॉन मेटल में राइट एंड अप, हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। ये अगर हम वाटर में बात करें, ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, except beryllium and magnesium, all 2A metals dissolve easily in cold water। क्या बोला बेटा मैंने? ठंडे पानी में, नॉर्मल वाटर, केमिस्ट्री में ठंडा पानी मतलब नॉर्मल वाटर को बोला जाता है, केमिस्ट्री में ठंडा पानी कोई ऐसा नहीं कि फ्रिज वाले पानी को बोला जाता। तो हमने बोला कि एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम, सारे 2A मेटल्स डिसॉल्व करते हैं आसानी से कोल्ड वाटर में। मतलब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एल्कली मेटल के तरह ही वाटर में डालने पर हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड, और उसी तरीके से कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन। और इन सब के साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर एकदम कोल्ड में, नॉर्मल में, वहीं पर ये बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ नहीं होता। अगर आप करना चाहते हैं तो पानी डाल के इसको व्हाइट कलर का, उजले रंग का प्रेसिपिटेट, तो थोड़ा सा फर्क हुआ, रिएक्टिव सारा है, लेकिन ये वाटर में थोड़ा गर्म पानी से रिएक्ट किया और हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन ये भी बनाया, बट ये इंसॉल्युबल हुआ, बाकी कलरलेस सॉल्यूशन दिया। तो ये हमने बताया कि ये भी हाईली रिएक्टिव है, रिएक्टिव मेटल्स टुवर्ड्स एयर, वाटर और वो सब, towards air, water and acids, air, water and acids। मेल्टिंग पॉइंट यहां भी डिस्कस कर लो थोड़ा, क्योंकि वहां पे किया है मेल्टिंग पॉइंट। यहां मेल्टिंग पॉइंट यहां भी ऊपर की तरफ, लेकिन मैग्नीशियम का कम होता है। ध्यान से, सबसे पीछे, नहीं समझे? मैग्नीशियम का सबसे पीछे, लोवेस्ट इसमें कौन है? मैग्नीशियम। ये हमने ये एरो लगाया, ये सबसे पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और ऑल मेंबर्स आर, इनके सारे मेंबर्स, ऑल मेंबर्स आर हायर मेल्टिंग, हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट देन एल्कली मेटल्स। नहीं समझे? एल्कली मेटल्स से इनका ज्यादा होता है। सोचो ना, मैग्नीशियम सबसे कम का मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एल्कली मेटल में कोई 100 को पार नहीं किया, लिथियम 200 को पार नहीं कर पाया। इसका मतलब सारे एल्कली मेटल से इनका कोई भी मेटल उठाओ तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट का, इसमें भी ऊपर की तरफ मेल्टिंग पॉइंट, उसमें भी ऊपर की तरफ मेल्टिंग पॉइंट, उसमें रेगुलर था, इसमें मैग्नीशियम का सबसे कम और सबसे कम वाले का 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने इस तरह से क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेट किया। 6 लेक्चर्स में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीट किए। आप सारे लेक्चर्स को देखें अच्छे से और इंतजार करें कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर दूं और करवाऊं।
ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको बस यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एकदम बिल्कुल नया और फ्रेश टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर बेस्ड। फिर 9-10 से चीजें स्टार्ट होंगी और धीरे धीरे 11-12 धीरे धीरे नीट जेई मेन एडवांस्ड की तरफ हम लोग उसमें भी इसी तरीके से स्टेपिंग करेंगे। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमसे प्यार करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।